लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। रिसेंटली आपको पता होगा, ये कल शाम की ही बात है। कल शाम को 7 बजे बिटकॉइन की जो प्राइस है वो अपने निचले स्तर पर आ गई। रिसेंटली आपको पता होगा कि 14 मई को एलोन मस्क ने एक ट्वीट किया था जिससे बिटकॉइन की जो रेट है वो $50,000 के नीचे आ गई थी, लेकिन कल शाम को ही ये $25,000 के आसपास पहुंच गई। तो पूरी घटनाक्रम के बारे में हम लोग जानेंगे और ये भी देखेंगे कि बिटकॉइन क्या होता है। एक स्पेशल टर्म जो है वो हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, बिटकॉइन माइनिंग। तो माइनिंग क्या होती है और माइनर्स किसको कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले न्यूज हम लोग देख लेते हैं। चाइना ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने से वो बंद हो जाएं, मतलब उसको एक्सेप्ट ना करें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात है, जैसे बैंक्स हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो पेमेंट कंपनीज हैं वो हैं, तो इनको सबको चाइना ने मना कर दिया कि आप ऐसा ट्रांजैक्शन ना करें जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी का यूज होता है। सर्विसेज के अंदर जैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ट्रेडिंग्स की जाती है, क्लियरिंग्स है या फिर कोई सेटलमेंट किया जाता है, ऐसा सभी मार्केट जहां पर क्रिप्टो करेंसी का यूज किया जाता है वो अब रुक जाएं। कुछ समय के लिए इनको रोक दिया गया है, लेकिन ऐसा किया क्यों गया है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे बिटकॉइन के बारे में। तो चलिए, स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए लेके आता है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो 5 लाख का परिवार बनाने में सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के सहयोग से ये बना, लेकिन अब आपके सहयोग की और जरूरत है। 1 मिलियन का परिवार हम सबको मिलकर कंप्लीट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हुआ क्या है। रिसेंटली आपको पता होगा कि 14 मई को एलोन मस्क के द्वारा एक ट्वीट किया गया। जब उन्होंने ट्वीट किया तो $50,000 के आसपास बिटकॉइन की रेट जो थी वो आ गई थी, इससे भी नीचे आ गई थी। लेकिन अब जो है उसका असर देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन की जो रेट है वो 21% तक गिर चुकी है, 21% जो है वो गिर चुकी है। जो पहले रेट थी उससे भी $34,000 जो है वो रेट जो है वो गिर चुकी है। बिटकॉइन की बात नहीं है, इथेरियम जो है इसकी रेट भी जो है वो 25% गिर चुकी है। यहां तक कि बीएनबी जो है इसकी रेट भी 31% जो है वो गिर चुकी है। ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में जानेंगे। रिसेंटली मैं आपको बताऊं, 2020 के अंदर 2020 में 2000 क्रिप्टो करेंसीज जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी अलग अलग कंपनीज के द्वारा। बेसिकली जो बिटकॉइंस होते हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी होती है ये डिसेंट्रलाइज होती है, इन पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आप बैंक के पास जाते हैं, आपको कोई डिपॉजिट करवाना है और आप बैंक के पास जाते हैं और बैंक ने क्या किया कि उसी पैसे को किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन दे दिया। यदि उस लोन को वापस ना चुकाया गया तो वो कन्वर्ट हो जाता है एनपीए के अंदर, मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पैसा जो है वो डूबने का खतरा रहता है। लेकिन आपके पैसे के ऊपर जो कंट्रोल कर रखा है वो सरकार ने किया है, या फिर हम लोग कहें कि जो भी कंट्री का सेंट्रलाइज्ड बैंक है वो उस पर कंट्रोल स्थापित करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने तो सही कि बिटकॉइन होता क्या है। 100 रुपए के नोट पे एक बात लिखी रहती है कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन करता हूं, और यहां पर आरबीआई के गवर्नर जो है उनका साइन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आरबीआई की तरफ से ये वादा किया जा रहा है कि जो भी आपकी मनी है वो हर जगह एक्सेप्ट की जाएगी। और आरबीआई जो है वो काम करती है गवर्नमेंट के साथ में मिलकर। तो आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों मिलकर रेगुलेट करती है इस मनी को। लेकिन बिटकॉइन जो है वो किसी के द्वारा भी रेगुलेट नहीं किया जाता है। बेसिकली बिटकॉइन जो है इसको इजाद किया जाता है, बनाया जाता है माइनर्स के द्वारा। हम लोग बाद में जानेंगे कि ये माइनर्स क्या होते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि माइनर्स क्या होते हैं, कैसे बिटकॉइन को बनाते हैं। लेकिन बिटकॉइन के बारे में हम लोग देखें तो ये एक तरीके की डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन पर काम करती है। तो जब भी इसका ट्रांजैक्शन किया जाता है तो इसको वेरीफाई किया जाता है माइनर्स के द्वारा। तो इसके बारे में शॉर्ट में हम लोग ये समझ सकते हैं कि बिटकॉइन जो है वो एक तरीके का डिजिटल गोल्ड होता है। जैसे आपने गोल्ड को सेव करके रखा
और जब मार्केट में उसकी प्राइस ऊपर गई तो आपने उस गोल्ड को बेच दिया तो आपको मुनाफा हुआ। वैसे ही बिटकॉइन जो है वो एक डिजिटल फॉर्म में रहती है, आपने उसको सेव करके रखा, जैसे ही उसकी जो वैल्यू बढ़ेगी तो आपने मार्केट में उसको निकाल दिया। तो बिटकॉइन के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। देखिए, सबसे पहला जो बिटकॉइन है वो बताया गया था किसके द्वारा? सतोशी नाकामोटो के द्वारा। यहां पे आप लोग डेट देख सकते हैं, लगभग आज से 13 साल पहले की ये डेट है। बेसिकली उन्होंने जो अनाउंस किया था वो 31 अक्टूबर 2008 को अनाउंस किया था और 1 नवंबर 2008 को उन्होंने एक पेपर रिलीज किया जिसमें लिखा हुआ था, आई हैव बीन वर्किंग ऑन ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। सोच के देखिए कि आज से 13 साल पहले ये कंसेप्ट सतोशी नाकामोटो के द्वारा बता दिया गया था और आज ये काफी प्रचलन में है। तो कितनी लंबी सोच जो है वो इनकी रही होगी। तो बिटकॉइन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब जानते हैं कारण कि चाइना के अंदर ये जो मार्केट है इसने क्रैश क्यों किया है। तो एक सीधा सीधा कारण जो है वो इसके पीछे दिख रहा है, जो टेस्ला के सीईओ हैं एलन मस्क, उनका एक ट्वीट। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर ये ट्वीट तो आज से लगभग 5 से 6 दिन पहले का था, अब इसका मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? तो मार्केट पे इफेक्ट ये पड़ा है कि जैसे ही एलन मस्क ने ये अनाउंस किया कि टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक कार मार्केट में एक्सेप्ट नहीं करेगी बिटकॉइन को, तो फिर जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनको ये लगने लगा कि यदि टेस्ला कंपनी ही इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो बाकी जो कंपनीज हैं वो कैसे इसको एक्सेप्ट करेगी। तो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया और पिछले 5-6 दिनों के अंदर जो कीमत $50,000 पे थी वो लगभग अब $25,000 पर पहुंच चुकी है और हो सकता है कि वो और नीचे जाए। तो ये कारण माना जा रहा है। यहां तक कि यदि कोई इतना बड़ा व्यक्ति ये ट्वीट करता है तो सोच के देखिए कि जितने इन्वेस्टर्स हैं उनकी मेंटेलिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने ऐसा कहा क्यों। देखिए, जितना भी प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसकी रेट आप लोग देख सकते हैं लगभग 25,000 टेरावाट पर आवर और इसको कंज्यूम किया जाता है। देखिए, लगभग 20,863 टेरावाट पर आवर इस हिसाब से कंज्यूम किया जाता है। मतलब 5 टेरावाट जो है इसका कहीं ना कहीं गैप दिख रहा है। लेकिन बिटकॉइन की हम लोग बात करें तो यहां पे रिप्रेजेंटेशन उसका है 0.49% और उसके अकाउंट्स में है 0.57%। मतलब कंजप्शन में जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो एलोन मस्क ने इस चीज को एक्सेप्ट करने से मना क्यों किया? देखिए, कंप्यूटर जो है वो यूज किए जाते हैं बिटकॉइन को बनाने में। तो बिटकॉइन क्या है? एक डिजिटल करेंसी है, इसमें एक स्पेशल एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है। जैसे आपके पास में वो क्यूब तो होगा, जो कलर्ड क्यूब होता है वो तो आपने देखा ही होगा, उसको सॉल्व करने में आप कितनी मेहनत करते हैं, सारे कलर्स एक साथ मैच करने में आप कितनी मेहनत करते हैं। वैसे ही बिटकॉइन जो है उसको ब्लॉकचेन में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब उसको एक तरीके से बनाना पड़ता है सिक्के के तौर पर। तो वो जब बनता है तो उसमें कंप्यूटर्स का काफी यूज होता है और कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज करनी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए कोयला जो है, कोल जो है, उसका यूज किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कोयले का जब यूज होगा तो एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन का जो एमिशन है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि कार्बन फुटप्रिंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एलोन मस्क ने अपने एक ट्वीट में ये भी कहा कि जो भी कार्बन टैक्स है वो भी अप्लाई किया जाए बिटकॉइन के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं 2022 का एस्टिमेट जो है वो भी यहां पे बता दिया गया है। लेकिन 2021 में यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि बिटकॉइन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो वो कितना तेजी से बढ़ रहा है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। और हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी कंजप्शन करता है वो कौन करता है? वो करता है चाइना 1.29%। उसके पास बाद में जो है वो है यूएस 0.23%। इंडिया जो है वो इसमें काफी पीछे है। इसके बारे में भी अभी हम लोग कारण जानेंगे कि इंडिया का कंजप्शन इतना कम क्यों है। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि चाइना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज करता है बिटकॉइन की माइनिंग के अंदर। इसीलिए चाइना का जो मार्केट है वो बिल्कुल क्रैश कर रहा है नीचे की ओर। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग होती क्या है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, क्रिप्टो कॉइन जो है यानी कि बिटकॉइन जो है,
इसकी माइनिंग की जाती है, मतलब एक नया सिक्का जो है वो बनाने की प्रक्रिया है। इसमें एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। तो जो भी इसको बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं माइनर्स। तो वो क्या करते हैं कि एक ऐसा ब्लॉकचेन सिस्टम डेवलप करते हैं, तो वो लगभग 10 मिनट के अंदर इस एल्गोरिथम को सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक पजल जो है वो आपको सॉल्व करने के लिए दी गई है और आपने उस पजल को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बदले आपको कुछ उसमें पैसा भी दिया गया है, पे किया गया है। तो जो पे किया जाता है बिटकॉइन की माइनिंग के अंदर, तो वो पेमेंट जो है वो भी बिटकॉइन के अंदर होता है। लेकिन आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि हम लोग डेली रूटीन लाइफ के अंदर इस ट्रांजैक्शन को यूज क्यों नहीं करते हैं। फिर देखिए, यूज इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर आधारित होता है और इसे कंप्लीट करने के अंदर काफी टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी दुकानदार को बिटकॉइन जो है वो दिए, बिटकॉइन के अंदर पेमेंट किया। अब ये ट्रांजैक्शन जो है इसको वेरीफाई करने में काफी टाइम लग जाता है, तो समय जो है वो इसमें ज्यादा लगता है, इसलिए इसका यूज जो है वो डेली रूटीन लाइफ के अंदर नहीं किया जाता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि 70% ऑफ दिस डिजिटल माइनिंग ये किस में होता है, ये चाइना जो है वो करता है। तो यहाँ पे आप लोग डेट देख सकते हैं, 6 मई 2021 की डेट है। और यहाँ पे आप लोग देखिए कि जितना कंजप्शन हो रहा है, यहाँ पे आप लोग देखिए कि 27 मई 2021 तक इन्होंने ये जो है एस्टिमेट वो निकाल दिया था, तो जो कि धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कार्बन जो एमिशन है वो बढ़ेगा, और कार्बन एमिशन बढ़ेगा तो फिर इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है। तो क्या चाइना को इसका रेस्पॉन्सिबल सबसे ज्यादा ठहराया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा माइनिंग भी तो वही कर रहा है। तो जो एलोन मस्क ने ट्वीट किया था उसका रीजन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या इंडिया के अंदर इसकी ट्रेडिंग अलाउ है क्रिप्टो करेंसी की। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक न्यू पैनल जो है वो बनाया था, ताकि वो ये बता सके कि क्या पॉसिबिलिटीज है और क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में कैसे रेगुलेट किया जाएगा। तो द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज ट्रैकिंग द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग इन इंडिया। तो वो क्या करना चाहता है, इस ट्रैकिंग को इंक्रीज करना चाहता है इंडिया के अंदर, कि क्रिप्टो करेंसी जब यूज में आएगी तो उसे रेगुलेट कैसे किया जाएगा, क्या इसकी पॉसिबिलिटीज होंगी। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि सीतारमन और अनुराग ठाकुर जो है उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि जब भी हम लोग इस क्रिप्टो करेंसी को यूज करेंगे तो वो एक कैलिब्रेटेड मैनर के अंदर यूज किया जाएगा, काफी सही बैलेंस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे। तो इसका मीन्स ये हुआ कि अभी तो इसका यूज नहीं किया जा रहा है बिटकॉइन का। देखिए, फ्रॉड भी जो है वो अभी काफी ज्यादा बढ़ रहा है इस चीज को लेकर। तो इंडिया के अंदर फ्रॉडिंग जो है सिस्टम बिटकॉइन का, वो भी देखा जा रहा है। चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूं कि विच डिजिटल करेंसी हैज बीन लॉन्च बाय आरबीआई। तो रिसेंटली आरबीआई ने एक डिजिटल करेंसी अभी बजट के अंदर अनाउंस की थी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि वो डिजिटल करेंसी कौन सी है। ठीक है, तो बने रहना हमारे साथ। स्टडी ग्लॉस आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो है वो लाता रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। 1 लाख की जो सीढ़ी है वो हमें चढ़नी है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।